हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गज़ल रोहिला एंड उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत ही सारे बच्चों की क्वेरी है। उन्होंने बात की थी कि जो NIOS की जो DLED की बुक्स हैं उसमें से कौन सी बुक्स हमें एक्चुअल में पढ़नी है और वो कहाँ से अवेलेबल होंगी, किस साइट से अवेलेबल होंगी। तो वो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। मैंने NCERT के पोजीशन पेपर्स की बात की थी और NIOS की DLED की बुक्स की बात की थी। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी साइट से हमें कैसे, मैं डायरेक्ट आपको गूगल पे डालकर प्रॉपर दिखाऊंगी कि कहाँ से आप इजीली उसको सबसे इजी वे में उसको डाउनलोड कर सकते हैं और कौन कौन सी बुक्स आपको डाउनलोड करनी है। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये NIOS की DLED की बुक्स आपको सीधा यही डालना है, NIOS DLED। ठीक है, ये बुक्स डालेंगे, ये मैंने पहले से ऑलरेडी डाला हुआ है तो वहाँ पर आया हुआ है NIOS DLED बुक्स। आप डालेंगे, उसको सर्च करेंगे तो जैसा कि दिखाया हुआ है कि आपको अमेज़न पर भी मिल जाएंगी ये बुक्स। यहाँ पर इजीली दिखाया जा रहा है कि अमेज़न पर भी अवेलेबल हैं बुक्स और कोर्स बुक अलग अलग से भी हैं, फुल डिटेल में हैं, वो सिर्फ हेल्प बुक्स हैं। अब देखते हैं आगे। जो फर्स्ट ही आपका जो ये खुलेगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, DLED स्टडी मटेरियल NIOS। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस के ऑप्शंस आएंगे कि काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। तो आपको हिंदी एंड इंग्लिश के ऊपर जाना है और हिंदी एंड इंग्लिश पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये सारी की सारी बुक्स खुल जाएंगी। ठीक है, ऊपर आपको इंग्लिश में मिलेंगी। अब जब नीचे जाएंगे यहाँ पे आपको हिंदी माध्यम में बुक्स मिलेंगी। ब्लॉक नंबर वही रहेंगे, मैं आपको ब्लॉक नंबर्स बता देती हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं। देखिए इंग्लिश, ये जो हिंदी वाला है इसमें वो नहीं लिखा, टॉपिक्स नहीं लिखे हैं, तो मैं इंग्लिश वाले में से बता देती हूँ। आप ब्लॉक्स को नोट कर लें और वही वाले ब्लॉक जो हैं आपको डाउनलोड करने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो बुक्स हैं आप देख रहे होंगे, जैसे कि ये 510, ठीक है, 10 ब्लॉक्स में अवेलेबल हैं, 10 कोर्सेज हैं और उन कोर्सेज में दो या तीन ब्लॉक्स मेनली ज़्यादातर हैं, 4 भी ब्लॉक्स हैं कुछ में। तो हमें जो पढ़ने हैं वो देखो, मैं टॉपिक के साथ आपको बता देती हूँ। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं हम, तो जूम इन कर लेते हैं। कोर्स 501 जो सबसे पहला है, इसमें बात की जा रही है एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, अ सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। तो इसमें जो कंटेम्प्रेरी इंडिया में जो एजुकेशन था, जिसको हम मॉडर्न एजुकेशन वगैरह बोलते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना। जितने भी कमीशन, मुदालियर कमीशन और जो भी हमारे कमीशंस हैं, मैग्ना कार्टा और जो भी सारे स्टार्टिंग से लेकर जो एजुकेशन की फील्ड में इंडिया में हुआ है, वहाँ से लेकर अब तक के सारे जो है कंटेम्प्रेरी से सारे पर्सपेक्टिव यहाँ पर देखे गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके तीनों ही ब्लॉक्स हमें डाउनलोड करने हैं। 501 के ब्लॉक 1, 2 एंड 3 तीनों ही ब्लॉक्स हमें डाउनलोड करने। डाउनलोड बहुत ही ईजी है, आप इसको बस टच करेंगे तो तभी ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूछेगा डाउनलोड और कैंसिल, तो आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा यहीं से ही। आगे देखते हैं। तो ये मैंने बताया 501 के हमें तीनों ब्लॉक्स कवर करने हैं। सेकंड है पेडागॉजिक प्रैक्टिसेस इन एलिमेंट्री स्कूल। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। ठीक है, TLM जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमर्जिंग इश्यूज इन क्लासरूम लर्निंग और लर्निंग असेसमेंट। असेसमेंट से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन से रिलेटेड। तो उस तरीके से भी ये वाले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये चारों ब्लॉक्स हमें कवर करने हैं। असेसमेंट रहने देना, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी असेसमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ये सिर्फ ब्लॉक्स कवर करने हैं हमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना इसको बिल्कुल रटना नहीं है इन ब्लॉक्स को डाउनलोड करके। इन ब्लॉक्स को डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको रीड करेंगे तो आपके माइंड में एक ओवरव्यू सा बन जाएगा। एक इस जो है पेपर को देने के लिए एक माइंड आपका उस तरीके से सेट होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ याद करके आप एग्जाम को नहीं दे सकते, या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सारे ही क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। हम टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, बट जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पर आपकी थिंकिंग काम करेगी, जो बनेगी इन जो है ब्लॉग्स को पढ़ के। इन कोर्स बुक्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपकी थिंकिंग में थोड़ी सी चेंजेस आएगी कि किस तरह से ये बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। तो उसी वे में हमें वो एग्ज़ाम को जो है कवर करना है। आगे चलते हैं। जो थर्ड ब्लॉक है, लर्निंग लैंग्वेजेस एट एलिमेंट्री लेवल। ये ब्लॉक मैंने कवर किया था। इसका फर्स्ट जो है अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, इसके मैंने जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी NIOS की वो इसी से बनाई थी, जो कोर्स नंबर 503 था इसी से बनाई थी।
इसी में बात की जा रही है स्किल्स एसोसिएटेड विद लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड जो स्किल्स हैं, ठीक है, जो रीडिंग स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, स्किमिंग वगैरह जो मैंने आपको बताया था, और फोकस लर्निंग, फोकस लिसनिंग, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिलेंगी आपको। लैंग्वेज लर्निंग इन क्लासरूम, तो एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में आई एम सॉरी, क्लासरूम एनवायरनमेंट में लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है, तो वो भी यहाँ पर हम बात करेंगे, इस वाले ब्लॉक्स में कवर हो जाएगा वो। आगे चलते हैं, लर्निंग मैथमेटिक्स एट एलिमेंट्री लेवल, तो मैथमेटिक्स भी हमारा आने वाला है, तो हमें ये भी ज़रूरी पढ़ना है। ठीक है, कैसे, ये तीनों ही चीज़ें बिल्कुल कवर होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स एट एलिमेंट्री स्टेज ऑफ स्कूलिंग, एनरिचिंग कंटेंट्स एंड मेथोडोलॉजी, एंड जो मेथड्स भी पूछे जाते हैं, प्रॉपर एक सिचुएशन दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि कौन सा मेथड यहाँ पर यूज़ करें, चारों में से 4 ऑप्शंस होते हैं, तो कौन सा मेथड हम यहाँ पे यूज़ करें, तो ये पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आगे है लर्नर असेसमेंट इन मैथमेटिक्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली ये जो स्टार्टिंग के ब्लॉग्स हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट के शायद 3 ब्लॉग्स छूटेंगे, मैं बता देती हूँ एक बारी। फिर है एनवायरमेंटल स्टडीज़, तो ईवीएस भी 5th क्लास तक होता है, हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, तो ये वाला भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से जो पेडागोजी और ईवीएस है, असेसमेंट कैसे ली जाती है, और किस तरह से ईवीएस जो है आया। पहले जो है ईवीएस सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, एसएसटी और साइंस अलग अलग सब्जेक्ट हुआ करते थे, ईवीएस दोनों को कंबाइन किया गया और एक अलग सब्जेक्ट बनाया प्राइमरी लेवल के लिए, तो वो किस तरीके से आया, तो उसकी भी बात यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन इन इंक्लूसिव कंटेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यहाँ पर सारे ही टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी क्वेश्चंस बहुत बनकर आते हैं, पर्सनालिटी से भी क्वेश्चन बहुत बनकर आते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड गर्ल चाइल्ड एंड ये जो है चाइल्ड राइट, यहाँ पर हमारा जेंडर भी जो टॉपिक है वो भी कवर होगा। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है ये। इंक्लूसिव एजुकेशन से भी क्वेश्चन बनकर आते हैं, पर्सनालिटी से भी हैं, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो है ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, कम्युनिटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, जो फ्रेंड्स को प्रॉब्लम आती है सोशलाइजेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस बनकर आते हैं, तो वो है यहाँ पर सोसाइटी, कम्युनिटी एंड स्कूल, यहाँ से बनकर आते हैं वो क्वेश्चन। स्कूल सिस्टम एंड मैनेजिंग, यहाँ पर तो ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो फर्स्ट वाला है वही ब्लॉक इम्पॉर्टेंट है, ब्लॉक 1 ही सिर्फ इसका हम कवर करेंगे और बाकी के इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 6 ब्लॉक तो कंप्लीट हैं, 7th ब्लॉक का, ये 7th जो कोर्स है उसका ब्लॉक नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम, तो यहाँ पर आप खुद भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वर्क एजुकेशन वगैरह की बात हो रही है यहाँ पर नेक्स्ट है ब्लॉक, इसमें बात की जा रही है अपर प्राइमरी लेवल की, यानी कि सोशल साइंस की बात हो रही है, तो प्राइमरी लेवल पे सोशल साइंस नहीं होता और ना ही साइंस होता है, तो ये वाले ब्लॉक हमारे लिए उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया, सेम बस यहाँ पर नीचे हिंदी में है ये। ठीक है, ब्लॉक वही रहेंगे, बस आप उसको टच करें और डाउनलोड हो जाएं, जिस भी लैंग्वेज में आपको इजी लगे तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। अब मैं आपको एनसीईआरटी का भी बता देती हूँ कि एनसीईआरटी में हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो कवर करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी पोजीशन पेपर आप ये यहाँ पर सर्च करेंगे और फर्स्ट ही लिंक जो आपका खुलकर आएगा वो आएगा ये एनसीएफ एंड 21 नेशनल फोकस ग्रुप। ठीक है, तो इसी लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पेज आपका खुलकर आएगा और यहाँ पर बात की जा रही है एनसीएफ 2005 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर यहाँ पर आपको मिलेगा एनसीएफ 2005, इसको एक तो आप डाउनलोड कर लें और इसको एक बार रीड आउट ज़रूर कर लें कि क्या एनसीएफ के ऊपर से भी क्वेश्चन बनकर आते हैं कि एनसीएफ एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या बातें बोलता है, 3 लैंग्वेज फार्मूला के रिगार्डिंग क्या बातें बोलता है, और मतलब लर्निंग की किस तरह से होनी चाहिए, एक्सपीरियंस के बारे में क्या बात बोलता है, टेक्स्ट बुक के बारे में, इवेल्यूएशन के बारे में। तो इसमें जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसमें अलग अलग से चैप्टर्स बने हुए हैं और उन चैप्टर, एक एक चैप्टर अलग अलग, कोई लैंग्वेज से रिलेटेड चैप्टर है, कोई इवैल्यूएशन से रिलेटेड है, तो इस तरीके से बने हुए चैप्टर्स, और ये वाला हमें रीड ज़रूर करना है। अब इसके बाद जो नीचे बात की जा रही है ये है 21 पोजीशन पेपर्स। हमें सारे डाउनलोड नहीं करने हैं फ्रेंड्स, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वही डाउनलोड करने हैं। और एक और बात बता दूं, ये जो पोजीशन पेपर हैं ये मुश्किल से 20 to 30 पेजेस के हैं, इससे ज़्यादा शायद ही कोई एक आधा हो। तो 20 to 30 पेजेस के हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन भी आ जाता है, बिब्लियोग्राफी भी आती है एंड में, तो मुश्किल से हार्डली 10 to 15 पेजेस बचते हैं, जिसको रीड आउट करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ये भी
मैं कह सकती हूँ कि एक बार हम पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी का है, बिल्कुल ऑथेंटिक बुक्स जो है मैं वो आपको बता रही हूँ कि जो एनआईओएस थी वो भी बिल्कुल है, कि ऐसा नहीं है कि गाइड बुक्स हैं या फिर किसी पब्लिक प्राइवेट पब्लिशर ने अपनी जो है पब्लिश कराई हुई हैं। तो ये जो मैंने बताया ये इतनी मोटी भी नहीं है, मुश्किल से कुछ पेजेस के हैं, उसको हम इजीली रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो एनसीईआरटी डाउनलोड करेंगे यहाँ से आप, उसके बाद आएगा एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के क्या एम्स हैं। अब यहाँ पर दोनों ही लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, हिंदी है और इंग्लिश है। जो भी आपको ईजी लगे, जो भी आपको ईजी लगे उसको डाउनलोड कर लें, बस जस्ट यू हैव टू टच इट। जैसे मुझे एम्स ऑफ एजुकेशन करना है इंग्लिश में डाउनलोड, आई जस्ट हैव टू टच इट एंड ये डाउनलोड हो जाएगा। हो चुका है ये डाउनलोड मेरे फ़ोन में। तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सॉरी, हाँ, तो ये जो है एम्स ऑफ एजुकेशन एक मैंने आपको बताया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आएगा टीचिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, टीचिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेज ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग ऑफ इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे कवर हो गए। यहाँ पे ईवीएस की बात नहीं हो रही है, ईवीएस हमारा एनआईओएस से कवर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, ये चार यहाँ पर हो गए। इसके बाद अब आगे चलेंगे हम, उसमें आएगा हमारा ये है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है डीओई का पेपर, जो इसके जो पुराने जो लास्ट ईयर के जो एग्जाम थे उनको ऑब्जर्व किया है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद आता है जेंडर इश्यूज इन करिकुलम। ठीक है, जेंडर इश्यूज पर भी क्वेश्चन है, जेंडर एंड जो पूछे जाते हैं, जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। एजुकेशन विद स्पेशल नीड्स, ये स्पेशल जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के बारे में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट है करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5, 5 यहाँ से और 4 ऊपर से, टोटल 9 पोजीशन पेपर्स आपको डाउनलोड करने हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज आपकी रहेगी कि जो भी आपको लैंग्वेज डाउनलोड करनी है। ठीक है, और इसके अलावा इसको पढ़ें आप, सिर्फ एक बारी पढ़ने से या बिल्कुल ही मोटा मोटा पढ़ने से, जिसको हम कहें कि वो आपको इतना क्लियर नहीं समझ आएगा, आप उसको इस तरीके से पढ़ें कि हर लाइन से अगर एक क्वेश्चन बनकर आता है तो वो किस तरह से बन सकता है और उसका आप क्या आंसर लिखेंगे। समझ आ रहा है? ठीक है, कि इतनी उसको डिटेल में पढ़ना है। मुश्किल से देखो फ्रेंड्स 15 पेजेस हैं, 15 पेजेस को पढ़ने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप एक दिन में भी एक पोजीशन पेपर कवर करें तो भी इजीली हो जाएगा, पर उसको पढ़ें डिटेल में। ऐसा नहीं है कि हाँ जस्ट आप उसको रिटन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं और वो समझ आ गया। ठीक है, तो उसको पढ़ना है, अच्छे से रीड आउट करना है। तो ये तो बात हो गई कि एनसीईआरटी पोजीशन पेपर्स की बुक्स कहाँ से अवेलेबल होंगी और आपको क्या क्या पढ़ना है, और एनआईओएस में से भी मैंने बता दिया कि कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप बिल्कुल फटाफट से इसको जाकर डाउनलोड कर लेंगे और अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। अब मैं बात करती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करने जा रही हूँ, और ये है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, सॉरी, ये है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का। तो इसके ऊपर से क्वेश्चंस भी बनकर आए थे, तो मुझे अचानक से याद आया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट था। वैसे मैंने इंक्लूड भी किया था उसमें, जो मैंने सिलेबस टॉपिक वाइज दिया था। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं सीखने में जो विकलांगता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले, अब जब डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल डिसेबल डे कब होता है तो वो भी पता होना चाहिए। वो 3 दिसंबर। ठीक है, 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डिसेबल डे होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसेबिलिटीज़ की। सबसे पहले आता है डिसलेक्सिया, और ये सबसे कॉमन डिसेबिलिटी है। ठीक है, डिसलेक्सिया, ठीक है, इसको हिंदी में भी हम डिसलेक्सिया ही बोलते हैं। यहाँ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें आता है कि भाषा आधारित विकलांगता। ठीक है, जो भाषा आधारित यानी कि लैंग्वेज बेस्ड जो प्रॉब्लम आती है, और मेनली रीडिंग में जो प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर एक वर्ड लिखा हुआ है सॉ, ठीक है, सॉ कोई वर्ड लिखा है SAW, तो जो जिसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है तो वो इस वर्ड को सॉ ना पढ़कर वॉज पढ़ सकता है, या फिर वो बी को एज अ डी कंसिडर कर सकता है या डी को एज अ बी कंसिडर कर सकता है। आपने देखा होगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये आती हैं
ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये डिसलेक्सिया की वजह से आती हैं, ठीक है। ये लर्निंग डिसेबिलिटी है और मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटी है। आगे चलते हैं, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जो डिसेबिलिटी है उसमें आता है, देखो थोड़ा सा आइडिया यहाँ से हमें मिल जाता है। कैलकुलिया कैलकुलेशन से कुछ रिलेटेड हो गया, और कैलकुलेशन हम करते हैं मैथ्स में, ठीक है। प्रॉब्लम इन सॉल्विंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको समझने में परेशानी होती है, ठीक है। गणित की अवधारणाएं, अब ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा अगर उसमें डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम है तो उसका मैथ के साथ साथ और भी सब्जेक्ट वीक हो, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए सिर्फ वो उसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी अदर सब्जेक्ट्स में, आर्ट्स में, वो लैंग्वेजेस में और बाकी अदर सब्जेक्ट में, साइंसेस में वो बहुत ही अच्छा हो सकता है बच्चा, ठीक है, उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो सकता है, बट वो मैथ्स में उसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक प्रॉब्लम उसको गणित में हो गई तो बाकी सब्जेक्ट में ही प्रॉब्लम होगी, या बिल्कुल ही वीक स्टूडेंट्स में वो आ गया। आगे चलते हैं, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया डिसग्राफिया का मतलब है राइटिंग डिसेबिलिटी, लेखन विकलांगता, ठीक है। लेखन में जब लिखने में प्रॉब्लम होती है तो उसको राइटिंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि कोई वर्ड्स लिख रहे हैं और उसको लिखते लिखते कोई वर्ड एंड में छोड़ दिया, जैसे टेबल लिखा जा रहा है TABL, इतना ही लिख के उसने वो वर्ड छोड़ दिया, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स मेनली आते हैं डिसग्राफिया में, ठीक है। अब है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसमें आता है डिफ़िकल्टी इन फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट। जो फाइन मोटर स्किल यानी कि हाथ से काम करने में बिल्कुल फाइन मोटर, जैसे बिल्कुल जो छोटे छोटे फिंगर्स का यूज़ करके जिन कामों को हम करते हैं मोटर स्किल्स को यूज़ करके, वो आती है डिस्प्रेक्सिया में। यानी जैसे कि एग्जांपल है बटन लगाना, ठीक है। बटन लगाने में जो बिल्कुल फिंगर्स का इस्तेमाल होता है, फाइन मोटर स्किल हमारी यूज़ हो रही है, तो जिस पर्सन को डिस्प्रेक्सिया है उसको ये चीज़ें करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। उसका आई हैंड जो कोऑर्डिनेशन होता है वो अच्छे से बन नहीं पाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ADHD, ठीक है, इसकी तो फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ADHD की फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये तो इसकी फुल फॉर्म हुई। अब बात करते हैं कि इसमें है क्या, ठीक है। नाम से थोड़ा सा पता चल रहा है, अटेंशन डेफिसिट। अटेंशन यानी कि ध्यान जो केंद्रण करते हैं, कंसंट्रेशन पावर में, फोकसिंग में, जब उसको प्रॉब्लम आती है तो उसको बोलेंगे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। अपने कामों को मतलब ध्यान केंद्रित करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई दूसरा बात बोल रहा है तो वो इतना फोकस होके कंसंट्रेशन के साथ उसको नहीं सुन पाते हैं, वो दूसरे की बात को कंप्लीट होने से पहले ही काट देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मतलब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन पूछते पूछते बीच में क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं हुआ, हाफ ऑफ द क्वेश्चन, मिडल ऑफ द क्वेश्चन वो उसकी बात काट के आंसर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर वो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, फोकसिंग में प्रॉब्लम आ रही है मेनली, ठीक है। तो ये हुआ ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अब आगे चलते हैं, ऑटिज्म। ऑटिज्म जो है वो है स्वलीनता, ठीक है। ऑटिज्म जो है स्वलीनता, इसमें आता है, ये है बिहेवियर डिसऑर्डर, ठीक है। ये लर्निंग डिसेबिलिटी में ना होके ये बिहेवियर डिसऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात की जाती है वो है लैक ऑफ सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स। ये जो है जो ऑटिज्म जिसको प्रॉब्लम होती है ऑटिज्म की, वो सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। वो एक किसी से मिलना नहीं पसंद करते, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, और बहुत ही एग्रेसिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होते हैं। वो नहीं चाहते कि वो आसपास के लोगों से बात करें, वो अकेले में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। स्वलीनता, स्व मतलब अपने में लीन रहना पसंद करते हैं वो। व्यक्ति का अचानक बोलना, ठीक है, व्यक्ति का अचानक बोलना व सामाजिक कौशल खोना, ठीक है, बोलना भी बंद कर देता है वो, अपने आसपास के लोगों से बोलना कम कर देता है, और जो उसका सामाजिक कौशल है अपने समाज में रहने का, सोशल कम्युनिकेशन का, उसको भी वो खोना शुरू कर देते हैं जो ऑटिज्म से पीड़ित होते हैं। तो आई होप कि ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपको क्लियर हों, और सिलेबस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो कि कौन कौन सी बुक्स आपको डाउनलोड करनी है। तो आप आज ही उनको बुक्स को डाउनलोड कर लें और उसको पढ़ना जो है शुरू कर दें, ताकि जो मैं वीडियोस उन ब्लॉग्स में से कवर करूं वो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच, कीप ऑन स्टडिंग।